साथियों नमस्कार। साथियों, लगता है कि ट्रंप अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं। ट्रंप सरेंडर होना चाह रहा है, लेकिन ट्रंप के जितने भी सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं और उनके कलीग्स हैं, वो नहीं चाहते कि ट्रंप सरेंडर करे और वो चाहते हैं कि अब ट्रंप बर्बाद हो ही जाएं और कर ही डालें। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ट्रंप की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, वो ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध बेहतर किए जाएं और धीरे-धीरे ट्रैक पर गाड़ी लाई जाए। लेकिन उधर उनके मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी ऐसे-ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे भारत का खून और खौल जाए। यानी कि दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है और लगातार ट्रंप का जो प्रयास है, वो विफल होता नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप प्रयास कर रहे हैं इंडिया के साथ संबंधों को बेहतर करने में, वहीं ट्रंप एक नए देश को बकरा बना रहे हैं और धीरे धीरे उस देश को अब इस प्रकार का कर देंगे कि आने वाले समय में यूक्रेन बन जाएगा वो। ये देश कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ट्रंप किस तरह से उस देश में तख्ता पलट कर सकते हैं, उस देश को लूट सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे कि ट्रंप ने और उनके सेक्रेटरी या मिनिस्टर्स लोगों ने किस तरह से बात पर बयानबाजी करी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो साहब, 2-3 दिन पुरानी बात है कि ट्रंप ये कहते हैं कि हमने, यानी यूएसए ने, भारत और रशिया को खो दिया है डार्केस्ट चाइना के हाथों। यानी कि इनका कहना है कि अब हमारे हाथ से भारत और रशिया निकल चुके हैं और डार्केस्ट चाइना के पाले में चले गए। ऐसा कहना ये दर्शा रहा था कि ट्रंप ये मान रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज में गड़बड़ी है, उन्होंने कुछ ब्लंडर कर दिया है। अब देखो, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है देखा जाए तो। अब वो ये तो कहेगा नहीं कि हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई, और ईगोइस्टिक ट्रंप ये बात कह दे, इसकी तो नामुमकिन है। तो वो तो ये नहीं कहेगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसके बयानों से हमें ये पता चलता रहेगा कि ये आदमी अब फील कर रहा है कि यार मैं बहुत बड़ी गलती कर गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे देश का ही बेड़ा गर्क हो जाए। अब वो तो क्या हो ही रहेगा। तो पहले बात तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, ट्रंप को यह भी समझ में आ गया कि जिस तरह से भारत, रशिया और चाइना एक साथ फोटो खिंचा रहे हैं, एससीओ की समिट कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया से संबंध अच्छे कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ब्रिक्स तो मजबूत हो ही जाए, इसका कुनबा भी बढ़ जाए, और ऐसा ना हो कि जो वेस्ट है, यूरोप और यूएसए, इसकी हेजेमनी खत्म हो जाए, इसकी जो डोमिनेंस है वो खत्म हो जाए। ये चिंता अब ट्रंप को सताने लगी। इसके बाद क्या हुआ साहब? इसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके मोदी जी के बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहे और कहा कि ये मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भारत और यूएसए के संबंध धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। अच्छा, अब तक ट्रंप भारत के बारे में जो कुछ भी बोल रहे थे, उस पर मोदी जी प्रतिक्रिया दे नहीं रहे थे, लेकिन जब ट्रंप ने ये ट्वीट किया, इसके बाद तुरंत मोदी जी का भी ट्वीट गया और मोदी जी ने इस बात को सराहा कि हाँ, भारत और यूएसए के संबंध अच्छे हैं और वैश्वीकरण के लिए, ग्लोबल टाइज के लिए अच्छे हैं और बने रहने चाहिए। जिस तरह से एक नॉर्मल सा ट्वीट मोदी जी ने किया, यानी कि ट्रंप को ये फील हो रहा है कि गड़बड़ी है। लेकिन अब इनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है लुटनिक। इनका बयान सुनिए साहब। ये कह रहे हैं कि इंडिया सॉरी कहता हुआ वापस यूएसए के पास आएगा और फिर ट्रंप विचार करेंगे कि भारत के साथ ये नवंबर में जो डील होनी है, इसको हम करें या ना करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत और यूएसए के बीच में हो सकता है जो ट्रेड डील अभी अगस्त में नहीं हो पाई है, ये हो सकता है नवंबर में हो। इसके संकेत यूएस की तरफ से भी आ रहे थे और हमारे पीयूष गोयल साहब ने भी संकेत दिए थे कि हाँ, ऐसे प्रयास हो सकते हैं। तो किसमें इनका जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, जो वहां का कॉमर्स मिनिस्टर एक तरीके से, वो ये कह रहा है कि भारत सॉरी कहता हुआ यूएसए के पास आएगा, उसके बाद ट्रंप डिसाइड करेंगे कि ये डील हम करें ना करें, क्या करना है क्या नहीं करना। अब बताओ, उधर ट्रंप कह रहे हैं कि हम दोस्त हैं, ये है वो है, और इधर ये जो है इस तरह की बिल्कुल सड़क छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। तो कोई कसर ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, ये लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी संबंध खराब हो जाए। अब ट्रंप ने कौन से ऐसे देश को बकरा बनाया है जो हलाल होने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप लंबे समय से यूक्रेन के साथ खेल खेल रहे हैं और अब यूक्रेन की स्थिति ऐसी कर दी है कि डील में अगर यूक्रेन रशिया की डील होती है तो एक बड़ा हिस्सा रशिया के पास चला जाएगा और बचे कुछ यूक्रेन की जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उस पर प्रॉफिट चला जाएगा यूएसए को। दुनिया में जो सबसे जरूरी चीजें हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसके चलते या तो लड़ाई हो रही है या यूएसए जो है एक तरीके से अपने खेल खेल रहा है, वो जरूरी चीजें हैं एनर्जी, मिनरल्स और आने वाले समय में करेंसी। कैसे? एनर्जी में ऑयल और गैस आता है। दुनिया में कहीं पर आप बिजली देखें, ट्रांसपोर्टेशन देखें, जितनी भी ऊर्जा की जरूरत है वो ऑयल और गैस से पूरी होती है। यूएसए ने इसी ऑयल और गैस पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ऐसे ऐसे देशों में लड़ाइयां करवा रखी हैं जिन देशों में ऑयल के भंडार थे, या ऐसे देशों पर सेंक्शंस लगा रखे हैं जहां ऑयल या गैस के भंडार थे और वो यूएसए की बातों में नहीं आए। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑयल के जो भंडार हैं वो किस पूरे वेस्ट एशिया के क्षेत्र में अच्छे खासे हैं। तो आप देखो, इसमें हर एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है।
चाहे ईरान और इराक को आप देख लो, इराक, कुवैत को देख लो, यमन को देख लो। अब सऊदी अरेबिया चूंकि यूएसए के पाले में झुका हुआ है बिल्कुल, तो उससे यूएसए कुछ नहीं कह रहा। या कहें कि इजराइल वगैरह यूएसए के पक्ष में रहते हैं, तो उनसे यूएसए कुछ नहीं कहता। जो पक्ष में नहीं रहता वो किसी न किसी तरह से या तो लड़ाई में रहेगा या सैंक्शन में रहेगा। अब ईरान को देखिए, ईरान में ऑयल के साथ साथ गैस के भंडार हैं। ईरान यूएसए की बात मान नहीं रहा था, तो सैंक्शंस हो गए। अब ईरान का क्या हाल है हम सब जानते हैं। सेम रशिया है, क्या हाल है हम सब जानते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा भंडार है ऑयल का, वो है वेनेजुला। सबसे बड़ा क्या, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुला ही है। इससे पहले मैं वेनेजुला की कहानी बताऊं, आपके फायदे की एक बात करता हूं। अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए हो किसी भी चीज के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, या कोई मैरिज है, कोई इवेंट है, घर में रिनोवेशन है, अगर आपको 20,000 से 55 लाख तक का लोन लेना हो, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशन, तो इसमें आपकी मदद कर सकता है बजाज फिनसर्व। जी हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बहुत बड़े आपको कागज इधर से उधर नहीं करने, ऑनलाइन 5 मिनट का पेपरलेस एक आवेदन आपको देना है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है, और कोलेटरल फ्री लोन आपको 24 घंटे के अंदर अंदर डिसबर्स हो जाएगा। यानी कि कम समय में पैसे की जरूरत हो तो किसी की तरफ नहीं देखना, बजाज फिनसर्व की तरफ देखना है। और इस लोन को आप प्री पे के रूप में भी चुका सकते हो, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, और चाहो तो ईएमआई के रूप में चुका दो। इसमें किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और जिस दिन बैंक हॉलीडे हो उस दिन भी ये लोन आपको मिल जाता है। यानी कि हर तरह से कस्टमर फ्रेंडली है, आपका दोस्त है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो बजाज फिनसर्व पे जाके कर सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहां जाकर के अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं वेनेजुला पर, जो यूएसए की जरूरत पूरी नहीं कर पाया, इसलिए भी ये बर्बाद होने वाला है। साहब, कहानी ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल के भंडार है वो वेनेजुला में है। लेकिन आपने वेनेजुला की इतनी चर्चा नहीं सुनी होगी जितनी रशिया की सुन ली, या जितनी आपने सऊदी की सुन ली, अन्य देशों की सुन ली। क्यों? क्योंकि वेनेजुला का जो तेल है वो एक तो भारी बहुत है, और दूसरा उसमें सल्फर बहुत ज्यादा है। यानी कि उसको रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं और खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देश बचते हैं इससे तेल लेने के लिए। अब फिर भी क्या ये तेल बेचता है कि नहीं बेचता? बेचता है। वेनेजुला नाम का देश 2017 से पहले सबसे ज्यादा तेल बेचता था यूएसए को। फिर 2017 में ट्रंप ने ही वेनेजुला पर सैंक्शंस लगाए, 19 में और ज्यादा लग गए, और उसके बाद हालत ऐसी हो गई कि यूएसए को ये नहीं बेचता था। उसके बाद ये सबसे ज्यादा तेल बेचने लगा चाइना को। आप जान के हैरान होंगे कि 2019 से पहले वेनेजुला यूएसए के बाद सबसे ज्यादा तेल अगर किसी को देता था, अपनी तरफ से वो देता था, वो भारत था। जी, भारत वेनेजुला से बहुत तेल लेता था, लेकिन फिर भारत ने कम कर दिया क्योंकि सैंक्शंस इस पे लग गए थे। हम इससे तेल लेते रहे थे, तो फिर यूएस उसी तरह की नाटक करता जैसे अब करता है, ये इस वक्त कर रहा है। तो भारत ने अपना कम कर दिया। फिर भी वेनेजुला ने एक नया कस्टमर पकड़ा और चाइना को ये तेल देता रहा, रशिया को तेल देता रहा। यहाँ पर आपका क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश है, इसको तेल देता रहा। हर उस देश को तेल देता रहा जो यूएसए से डरते नहीं है, या यूएसए से वो उनके संबंध पहले से ही खराब है। तो साहब, अब हुआ क्या? विद द टाइम इस पर जब ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिए थे और 2020 तक 21 तक अच्छे खासे सैंक्शंस रहे, तब तो ये यूएस से व्यापार नहीं कर रहा था। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो गया, तब यूएसए को ऐसा लगा कि यार एक काम करो, उस पर सैंक्शंस हटा दो, वरना तेल की कमी हो जाएगी दुनिया में और तेल के दाम बढ़ जाएंगे। तब यूएस ने भारत से कहा कि काम करो, तुम रशिया से तेल लेते रहो जिससे तेल की सप्लाई बनी रहे, और वेनेजुला पर थोड़े सैंक्शन कम करके थोड़ा हम लेते हैं, थोड़ा किसी और को देते हैं, या लेने देते हैं, कुछ कहेंगे नहीं। ऐसा विचार यूएसए का बन गया। लेकिन धीरे धीरे अब ट्रंप ने क्या किया है, वेनेजुला पर फिर से शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि पहले ट्रंप ने शिकंजा और ज्यादा कसा था 2020 तक, फिर बाइडेन आ गया तो शिकंजा थोड़ा ढीला कर दिया गया, अब ट्रंप आ गया फिर से इसे जकड़ दिया, और ऐसा जकड़ दिया है तो कि इसके आसपास, इस देश का जो टेरिटोरियल वाटर है, इस टेरिटोरियल वाटर के आसपास यूएसए की नेवी, यूएसए की एयरक्राफ्ट, यूएसए की जितनी भी लड़ाकू विमान हैं जो नेवी के जरिए उड़ सकते हैं, वो सब स्थित कर दिए हैं। इसको एक युद्ध की प्रोवोकेशन माना जा रहा है, या यूएस का इंटरफेरेंस माना जा रहा है जो वेनेजुला के टेरिटोरियल वाटर में हो रहा है। जवाब में वेनेजुला ने भी अपने लाखों सैनिक उतार दिए हैं और चारों तरफ से प्रयास कर रहा है कि यूएस के किस एग्रेशन का काउंटर कर सके। यूएस ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट पर इनाम भी घोषित किया हुआ है, $50 मिलियन का। अब सोचिए किस लेवल का यूएस माइंडसेट रख के चल रहा है। आप कहोगे अच्छा यूएस ने ये घेर लिया है, यूएस ये सब कर रहा है, तो ऐसे कैसे कर रहा है? कुछ वजह तो दे रहा होगा कि बेवजह कर रहा है? वजह दे रहा है। ट्रंप का कहना यह है कि वेनेजुला के रास्ते कई सारे
माफिया ऐसे हैं जो ड्रग पहुंचाते हैं यूएसए में। तो ये पूरा का पूरा एक ड्रग कार्टेल तैयार होता है। हम इस ड्रग कार्टेल को कर्ब करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा था क्या वेनेजुएला का राष्ट्रपति इस ड्रग कार्टेल को सपोर्ट कर रहा है, तो ट्रम्प कहता है हाँ वो सपोर्ट कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वो लोग करप्ट हैं, वो खुद जानबूझ के इस चीज को कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इस चीज का बहाना बना करके ट्रम्प ने अपनी नेवी ये जितना भी ब्लॉकेट टाइप कर सकता है करने का प्रयास कर रहा है। चलिए कर लीजिए, आपने प्रयास पहले भी किया था, लेकिन ये अचानक दोबारा चर्चा में क्यों आ गया? चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर अब क्या हुआ है, वेनेजुएला की एक बोट जा रही थी जिसमें कुछ लोग सवार थे, तो उस पर यूएस की नेवी ने हमला कर दिया और 11 लोग उसमें मर गए। इस बात को लेकर के दुनिया से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रशिया ने भी कहा है कि इस तरह का जो एग्रेशन यूएसए ने दिखाया है, ये किसकी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को भंग करता है। यूएस के ट्रम्प ने कहा हाँ हमने मार दिए 11 लोग। यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ वो ड्रग्स के खिलाफ हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और यूएस के कुछ अन्य ऑफिशियल्स हैं जिनका कहना यह है कि यूएस चाहता तो इसको बिना मारे भी टैकल कर सकता था, उन्हें गिरफ्तार कर सकता था, कब्जे में ले सकता था, जांच पड़ताल करा सकता था, लेकिन मार देना ये कौन सी बात हो? समझ रहे आप बात को? तो इसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी हो गई है। होने वाला क्या है वही मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसकी स्लाइड दिखा देता हूं जिससे कि आप समझ पाएं कि चल क्या रहा है। जो भी बातें मैंने बताई हैं, देखिए ट्रंप ने खुद ऐसा कहा है कि हाँ हम वेनेजुएला को लाइन पे ले आएंगे, वहां पर ड्रग कार्टेल को खत्म कर देंगे। इस बात को लेकर के जो कयास चल रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ पर एक रिजीम चेंज हो जाए। अब वो चाहते तो हैं, पर वो डायरेक्टली करेंगे, युद्ध करके करेंगे, अनाउंसमेंट करके करेंगे, क्या करेंगे देखा जाएगा, बट ऐसे कयास लग रहे हैं। आगे देखिए, ट्रंप ने कहा है कि हाँ हमने स्ट्राइक करी है और 11 ऐसे लोगों को मार दिया है जो ड्रग कार्टेल का, खुद कहा इन्होंने। ठीक है साहब, इस बात पर एक चीज मैं आपको और बताऊं, वेनेजुएला के जैसे मैंने आपको बताया दुनिया का 18% ग्लोबल रिजर्व है इसके पास, वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा है, फिर सऊदी के पास है, फिर आपका एक कनाडा के पास है, फिर ईरान के पास है। इस तरह से अलग अलग परसेंटेज हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर यूएस की मीडिया में चर्चा चल रही है कि ट्रंप को तो फर्क पड़ता ही नहीं है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, आंखों में काजल लगा के चलते हैं, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं यूएस में क्या हो गया है, यूएस डायरेक्टली एग्रेशन दिखा रहा है, ये दूसरे की सॉवरेनिटी को भंग कर रहा है। ऐसा उनकी मीडिया में चर्चा चल गई, हालांकि यूएस की मीडिया। इसके अलावा जो इनके एफबीआई के डायरेक्टर हैं काश पटेल, इनका कहना भी यही है कि हम हर तरह के कार्टेल को नोटिस में ले रहे हैं और हर तरह की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ड्रग कार्टेल को खत्म किया जा सके और ट्रैफिकिंग को सोर्स पे ही खत्म किया जा सके। ठीक है साहब, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का भी यही कहना है कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि हम हर तरह से इस ड्रग कार्टेल को खत्म करें, और इस चीज को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने 11 लोग मार दिए हैं। अब इसमें आप जानते हैं कि जिस तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट, अच्छा ये भी कह रहा है जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है कि वेनेजुएला भी अपना मिलिट्री का एयरक्राफ्ट भेज रहा है, हमारी नेवी के आसपास तक लेके आ रहा है, वेनेजुएला खुद एग्रेशन दिखा रहा है, प्रोवोक कर रहा है युद्ध के लिए। मतलब पहले यूएस जाके खुद खड़ा हो गया, अब यूएस ये चाहता है कि वेनेजुएला ना आए। वेनेजुएला भी आएगा, भले ही हार जाए, मर जाए, गिर जाए, पर भाई अपना डिफेंस तो वो करेगा। अब वो आ रहा तो यूएस करा, वो भी आ रहा, देखो इसकी हिम्मत कैसे हुई आने की। यूएस में वही डोमिनेंस है कि हम दुनिया के चौधरी हैं, तो वो 14 दिखा रहा है। ठीक है साहब, वेनेजुएला नाम का देश है। तो इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है और दुनिया में इसकी निंदा भी की जा रही है। रशिया ने कहा है कि ये एक तरीके से जो बोट स्ट्राइक करी गई है, ये बोट स्ट्राइक उसकी सोवरेनिटी को भंग कर दी है, और जिस तरह से उनके वाटर में नवा ब्लॉकेट किया जा रहा है यूएस के द्वारा, वो भी ठीक नहीं है। इस प्रकार की बात हो रही है। ये सब एकदम चर्चा में है और ट्रंप ने कहा है कि वी टुक इट आउट, रेफरिंग टू अ मिलिट्री स्ट्राइक ऑन व्हाट ही क्लेम्स वर ड्रग स्मगलर्स इन इंटरनेशनल वाटर्स amid Washington Caracas tensions। ठीक है, इसके बाद अब कहानी कहां आ रही है, जी भी देख लीजिए साहब। कहानी यहां आ रही है कि ये वेनेजुएला पर सैंक्शंस यूएस ने लगाए क्यों? आपके दिमाग में सवाल आएगा कि 2017 में सैंक्शंस लगे क्यों, ऐसा क्या कर दिया वेनेजुएला ने? अब ये कहानी बहुत पीछे जाती है, आइए साहब पीछे आइए। पीछे ऐसे जाती है कि पहले तो आप ये जानिए कि जो वेनेजुएला के अभी के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है निकोलस मैड्यूरो। ये ट्रंप के आगे झुक नहीं रहे हैं, इनका तख्ता पलट होना है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इनके ऊपर यूएस का इनाम भी घोषित है। ठीक है साहब, अब ये 2013 से लेकर के अभी तक वहां के राष्ट्रपति हैं, 2013 से।
2013 से पहले क्या था, ये चलो देखते हैं। हुआ ये है कि 1950 से 1998 तक वेनेजुएला और यूएस के बीच में ठीक ठाक सा संबंध था, ना ज्यादा खराब थे ना ज्यादा कुछ अच्छा था, नॉर्मल चल रहा था। क्योंकि वेनेजुएला लगातार सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता आया है, कई ऐसे इसके लीडर्स आए हैं। जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो भी सोशलोजिस्ट विचारधारा को मानते हैं, समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, जिसको रशिया मानता है। तो इसलिए यूएस की और वेनेजुएला की कभी कभी पटरी खाती थी, कभी कभी नहीं खाती, बट मोर और लेस ठीक चल रहा था। यूएस ये मानता है, उसकी एक मुन्नो डॉक्ट्रिन है यूएस की। मुन्नो सिद्धांत ये कहता है कि यूएस के आसपास के जितने भी देश हैं उन सब पर अगर इन्फ्लुएंस रहेगा तो यूएस का रहेगा, कोई बाकी देश यहां पर आकर के उन देशों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे। तो जब जब वेस्ट ने ये कोशिश करी कि लाभ हम वेनेजुएला को बचा ले, इसके लिए कुछ कर दे, इसके साथ संबंध बना ले, तब यूएस ने अपनी इस मुन्नो डॉक्ट्रिन का, मुन्नो सिद्धांत का हवाला देते हुए इनसे कहा तुम पीछे हट जाओ, ये मेरे देश के आसपास का मामला है, इसलिए से मैं देखूंगा। ठीक है, तो कोई आया नहीं। अब जब यूएस लगातार वेनेजुएला को अपने इन्फ्लुएंस में रखा हुआ था, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि वेनेजुएला अच्छा खासा ऑयल ही बिक्री करता था, और एक एक दिन में, जान के आप हैरान होंगे, एक एक दिन में 40 लाख बैरल तक सप्लाई करता था दूसरे देशों को। 40 लाख बैरल एक दिन में, ये 90s की बात है। फिर धीरे धीरे 1999 में वेनेजुएला के एक राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम था ह्यूगो चावेज। ह्यूगो चावेज ने अचानक आकर के ये बोला कि मैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का हूं, और मैं ये जो इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, इसके खिलाफ हूं। अब पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है तो यूएस की है। तो यूएस ने कहा अच्छा तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो। यहां से यूएस के और वेनेजुएला के संबंध खराब होना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे वेनेजुएला का जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो कम होने लग गया। वेनेजुएला को लगा कि यूएस को ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, तो वेनेजुएला ने अपने यहां से यूएस के ऑफिशियल्स को भगाना स्टार्ट कर दिया, यूएस के सेक्रेटरी को भगा दिया। 2007-8 के आसपास की बात है। फिर उसी वक्त 2 साल बाद कुछ और ऑफिशियल्स को भगा दिया यूएस के। तो यूएस को कैसे मंजूर होगा कि तुम हमारे ऑफिशियल्स को भगा रहे हो अपने देश से? ठीक है, यूएस ने फिर शुरुआती कुछ वार्निंग्स वेनेजुएला को दी, वेनेजुएला नहीं माना। इतने में 2013 में निकोलस मेडुरो का राष्ट्रपति बन गया। ये यूएस की बिल्कुल नहीं सुन रहा था। अब ये जिस पार्टी का है उस पार्टी का आप नाम खुद दे दीजिए, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी। ये कैसे सुन लेगा? या तो सुनेगा रशिया की सुनेगा, जहां तक है चाइना की सुन लेगा। तो ये बिल्कुल सुन नहीं जाता। जब ये लगातार यूएस के ऑफिशियल्स की सुन नहीं रहा, यूएस की नहीं सुन रहा, उनको भगा रहा है, तो यूएस ने अंत में जाकर, यानी कि ट्रंप आ गए थे, तो उन्होंने आकर के इस पर लगा दिए सैंक्शंस। क्या वैसा है? बहुत हो गया। सैंक्शंस का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश ने वेनेजुएला से ऑयल खरीदा तो समझ जाना उस देश का सीधा पंगा यूएसए के साथ है। बोल रहे हैं, तब से इसका ऑयल का सप्लाई बाधित हो गया है और ये बेच नहीं पा रहा है उस तरह से जैसे बेचता था। आप जान के हैरान होंगे कि जो देश वेनेजुएला 1990 के दशक में दुनिया को एक दिन में 40 लाख बैरल तेल दे रहा था, वो 2019 तक 3 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गया था। 3 लाख, इतना कब? सैंक्शंस की वजह से। अच्छा, सैंक्शंस में भी कौन खरीद रहा था? इससे रशिया खरीद रहा था। रशिया क्यों खरीद रहा था? रशिया पे तेल नहीं है क्या? तेल है। एक्चुअली रशिया जो चीज इसे बेचता था या जो उनमें ट्रांजैक्शन होता था वो डॉलर में हो नहीं पा रहा था, क्योंकि सैंक्शन लगे तो डॉलर का उपयोग नहीं कर सकते इससे ट्रेड करने में। तो रशिया ये कहता था अच्छा वेनेजुएला है, काम करो, तुम हमसे जो चीज ले रहे हो वो ले लो, बदले में पैसे देने के बजाय ऑयल दे दो, हम तुम्हारा ऑयल बेच देंगे, देखेंगे क्या करना है। तो बार्टर सिस्टम कहते हैं इसे, एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देना या ले लेगा। रशिया कर रहा है इससे सौदा, क्यूबा कर रहा है, चाइना कर रहा है। क्या भारत नहीं कर रहा? भारत भी कर रहा है। आप कहोगे सैंक्शंस लगे, भारत कैसे कर रहा है? भारत इनडायरेक्ट तरीके से कर रहा है। देखिए कैसे भारत ऐसे करता है। हालांकि भारत पहले जितना नहीं ले रहा है इससे, बट फिर भी जितना ऑयल इससे खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है देखिए। पहले वेनेजुएला से तेल जाता है यूएई में। अब चूंकि वेनेजुएला का तेल भारी है तो कोई भी पकड़ लेगा कि तो वेनेजुएला का है। तो यूएई में जब तेल जाता है तो यूएई क्या करता है, इस भारी तेल में हल्का तेल मिक्स कर देता है, डाइल्यूट कर देता है इसे। अब ये पकड़ में नहीं आएगा कि वेनेजुएला का है कि कहाँ का है। फिर यूएई से भारत में पहुंचता है, भारत खरीद लेता है यूएई से। भारत कहता है हमने तो यूएई से खरीदा है। ऐसे ही इसका तेल सिंगापुर पहुंचता है, भारत सिंगापुर से खरीद लेता है। सिंगापुर में भी इस तेल में मिलावट करके भारत को दे दिया जाता है। भारत इस तरह से वेनेजुएला का तेल खरीद रहा है। आप कहोगे फिर भारत पेमेंट कैसे कर रहा है? भारत भी या तो बार्टर सिस्टम में कर रहा है कि वेनेजुएला
तुमसे तेल आया होगा हमारा इतना, हम उसके बदले में तुम्हें ये दे दे रहे हैं, या किसी थर्ड करेंसी में कर रहा होगा, वो अलग अलग अपने अपने समय पे होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी हो रहा है। तो इस प्रकार से भारत अभी भी वेनेजुएला से माल ले रहा है, पर उतना नहीं ले रहा है जितना पहले लेता था। तो अब अचानक यूएसए क्यों इसके पीछे पड़ गया है? यूएसए को पता है, अरे यार ये जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, जो एनर्जी का सोर्सेज हैं, मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, या क्रिप्टो करेंसी है, इसमें यूएस चाहता है कि उसका डोमिनेंस हो। यूएस को पता है आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का जमाना होगा, आने वाले समय में रेयर अर्थ मिनरल्स का जमाना होगा। तो रेयर अर्थ मिनरल्स जहां जहां पाए जाएंगे वहां आपको यूएस दिखाई देगा, चाहे यूक्रेन हो। आने वाले समय में आप देखना, मैंने पहले ही बताया था, सेंट्रल एशिया में दिखेगा, अन्य देशों में दिखेगा जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। उसके अलावा यूएस चाहेगा कि जहां जहां तेल के भंडार है वो मेरे पक्ष में रहे। अब तक वेनेजुएला को पक्ष में करने की कोशिश करी जा रही थी। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में सैंक्शन लगा करके इसको वार्निंग दी थी। इस बार ट्रंप आए तो सब पे बरस रहे हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह से भारत तक को नहीं छोड़ रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। तो इसको कैसे छोड़ देंगे? तो ट्रंप ने कहा जब इतना बड़ा भंडार हमारे बगल में बैठा हुआ है तो हम इसे कैसे छोड़। जो ट्रंप आते कहता है कि कनाडा को भी मैं मिला लूंगा, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा, ग्रीनलैंड पे को कर लूंगा, रेयर अर्थ मिनरल बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इस पर कब्जा कर लूंगा, तो इसे क्यों छोड़ देगा? बहुत आसान है यूएस के लिए। तो यूएस कह रहा है कि यार देखो, यूक्रेन से जितना लेना था हमने ले लिया, रशिया से सौदेबाजी कर लेंगे बढ़ते पीछे, भारत से संबंध खराब करने का मतलब नहीं है। तेल वेल का देखना है, अपन इस काम करते हैं, इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो यहाँ से उतना हम कर लेंगे जितनी हमारी पकड़ बन जाएगी। तो इसलिए वेनेजुएला को पकड़ा है। अच्छा एक चीज और बता दूं इसी बीच, भारत रशिया से अगस्त में लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन, 20 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा है। यानी कि भारत ने रशिया से अगस्त में बहुत ज्यादा तेल खरीदा है, जबकि यूएस ने टैरिफ लगा दिए थे। और अब खबर आ रही है कि सितंबर में भारत अब तक रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदेगा, जो कि हो सकता है कि जो 20 लाख बैरल प्रतिदिन है, 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है, इससे बढ़ करके 15 से 20% और बढ़ जाएगा। यानी कि भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अमेरिका को, तुम सैंक्शंस लगाओगे, टैरिफ लगाओगे। बोल रहा है ना अमेरिका, टैरिफ को सैंक्शन बोल देता है। तो ये हमने सैंक्शन लगाए, कभी कहता है सेकेंडरी टैरिफ लगाए, कभी कहता है कि पिल्यूटरी टैरिफ लगाए हैं, जो कुछ भी है, तुम टैरिफ लगाओ हम और खरीदेंगे। तो भारत और क्यों खरीद रहा है? क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने यह कहा है कि हम जनवरी से भारत से उस रिफाइंड ऑयल को लेना बंद कर देंगे जो भारत ने रशिया से खरीदा होगा। तो भारत ने कहा अच्छा जनवरी से करोगे ना, तब तक यूरोप ने भारत से ये कहा है कि जितना हो सके हमें अगले 3-4 महीने तक दे दो, जिससे कि हम अपने रिजर्व इतने कर लें कि जनवरी से अगर तुमसे न भी लेना पड़े तो हमें दिक्कत ना आए। तो चूंकि भारत को यूरोप को सप्लाई करना है, इसलिए भारत रशिया से ज्यादा खरीदेगा और सस्ता लेगा, यूरोप को देता रहेगा। ये भारत को भी फायदा है। इसी बीच यूएसए ने यूरोप को फिर से याद दिलाया है कि भाई देखो, जितने भी यूरोपीय देश हैं, मैंने इंडिया को तो टैरिफ में बांध दिया है, मैंने चाइना से पंगा लेने की कोशिश करी, मैं ले नहीं पा रहा हूँ पंगा, लेकिन बार बार इंडिया ये कह देता है कि यूएसए तुम हमसे कहने से पहले एक बार यूरोप को देखो, वो भी रशिया से तेल ले रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोप तुम रशिया से तेल लेना बंद कर दो। यूरोप ने कहा हमने इंडिया से भी कह दिया है कि रशिया वाला तेल हमसे हमको मत देना, हम रशिया से भी लेना बंद कर देंगे। यूरोप कैसे भी समझा रहा है, कैसे भी टाइम पास कर रहा है यूएसए के साथ। इधर यूरोप कोशिश कर रहा है कि कैसे भी रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए। इसके लिए यूरोप क्या कर रहा है? डिप्लोमेसी खेल रहा है। इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करी है और ये कहा है कि आप अपनी भूमिका निभाइए कि कैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोका जाए। फ्रांस भारत से कह रहा है। और देखिए, यूरोपीय यूनियन के अलग अलग लीडर्स बार बार भारत को बोल रहे हैं कि कैसे भी करके आप इस युद्ध को रोकिए। यानी केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया में केवल भारत एकमात्र देश ऐसा है जो रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ दोनों से बात कर सकते। इन दोनों के ही लीडर्स इस साल भारत आने हैं। रशिया के तो कंफर्म है, यूक्रेन के कंफर्म नहीं है, उनकी भी संभावना आने की है। तो दुनिया को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसी भूमिका निभा सकते हैं जो यूक्रेन का युद्ध शांत करा सकते हैं। एक जानकारी और दूंगा आपको, यूक्रेन अपने यहाँ 16% डीजल जो मंगा रहा है वो भारत से मंगा रहा है। यानी यूक्रेन सबसे ज्यादा डीजल कहां से खरीद रहा है? भारत से। और भारत कौन सा डीजल इसे दे रहा है? जो यहाँ से कच्चा माल आता है उसे रिफाइन करता है, यूक्रेन को दे देता है। तो इतने बड़े दोगले हैं, ये भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं,
भारत को समझा रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। ये खुद तो देखने, पहले खुद भी रशिया से ले रहे हैं, यूक्रेन इंडिया से ले रहा है, जो रशिया से आ रहा है ना। ये रशिया से यूरेनियम वगैरह यूएसए भी ले रहा है, बावजूद इसके सब इंडिया प्रेशर बनाते हैं। जैसे हमको भी फायदा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दोगलापन देख लीजिए यार। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यूक्रेन को युद्ध में जाने से अब रोकने के लिए भारत की भूमिका अहम हो सकती है, इस पर सब मान रहे हैं। दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे अब यूएसए भी भारत के साथ संबंध नॉर्मल करना चाह रहा है। और तीसरी बात यह है कि वेनेजुएला भी कोशिश करता दिखाई दे रहा है कि भारत के साथ बातचीत बढ़ाए। यानी अब जिन जिन देशों में आग लगी हुई थी, वो सब देश धीरे धीरे भारत के इर्द गिर्द घूमते दिखाई देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक देश ऐसा है जो कायदे की बात करता है, ये एक देश ऐसा है जो मुद्दे की बात करता है, ये एक देश ऐसा है जो पॉलिसी पे बात करता है। बाकी सब दादागिरी झाड़ते हैं, ये अपना फायदा निकालते हैं। इसलिए आने वाले समय में देखना, भारत वेनेजुएला की बातचीत होती दिखाई। खैर, लंबा हो गया वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए